गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आपके हिंदी पाठ्य पुस्तिका संचयन का पाठ 1। पाठ का नाम है गिल्लू। गिल्लू कौन है यह तो हमें पाठ पढ़कर ही पता चलेगा। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करें। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। चौंकाना यानी कि हैरान करना। तब मुझे कली की खोज रहती, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण यानी कि छोटे जीव की। तो यहाँ लेखिका क्या कहना चाहती है? लेखिका कह रही है कि वे इस सोन जूही की कली में एक लघु प्राण को, एक जीव को खोजने के लिए तत्पर रहती हैं, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। यानी कि जिस लघु प्राण की लेखिका को तलाश है वह तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा को, लेखिका को ऐसा लगता है कि शायद वह लघु प्राण इस दुनिया में न होने के बावजूद भी इस कली के बहाने से ही मुझे चौंकाने के लिए ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित, अति अवमानित। तो इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है कि एक दिन लेखिका ने देखा कि 2 कौवे छुआ छुआवल यानी किसी को छू रहे हैं, किसी में चोंच मार रहे हैं, ऐसा गमले के पास कुछ खेल खेल रहे हैं। तो उन कौवों को देखकर लेखिका के मन में विचार उत्पन्न होता है कि यह काकभुशुंडी यानी कि यह कौवा भी एक विचित्र ही पक्षी है। एक साथ समादृत यानी एक साथ तो इसको इतना सम्मान मिल जाता है, और एक साथ ही अनादृत यानी एक साथ कितना अवमानित भी हो जाता है। श्राद्ध के दिनों में हम लोग कौवे को कितना आदर प्रदान करते हैं, वही जब हमारी छत पर बैठकर काऊ काऊ करता है तो हमें किसी के आने की प्रतीक्षा भी होती है, किंतु इसी कौवे की काऊ काऊ हमें अप्रिय भी लगती है। कौवा पक्षी हमें पसंद भी नहीं होता, तो एक साथ ही हम इसे सम्मान भी देते हैं और एक साथ इसे अवमानित भी कर दिया जाता है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। यानी कि श्राद्ध पक्ष में आप लोगों ने देखा होगा कि कौवे को भोजन खिलाया जाता है, जिससे हमारे मन की यह एक धारणा है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, वे कौवे के रूप में आएंगे और हमारे द्वारा बनाए गए भोजन का भोग ग्रहण करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। यानी कि कौवे की आवाज में ही, कौवे के काऊ काऊ में ही हम किसी के आने की प्रतीक्षा भी करते हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काऊ काऊ करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अवमानना यानी कि जिसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते, तो तिरस्कार करते हैं हम कौवे की काऊ काऊ का। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, यानी कि लेखिका की, किंतु अचानक से ही मैं रुक गई, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। लेखिका का ध्यान कौवे से क्यों हट गया? क्योंकि एकदम से लेखिका का ध्यान गया गमले और दीवार के बीच में जो संधि थी, यानी जो क्षेत्र था उन दोनों के मिलने का, वहाँ एक छोटा सा जीव पड़ा हुआ था। निकट जाकर देखा
गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, सुलभ यानी कि आसानी से उपलब्ध हो सकने वाला, तो कौवे उस गिलहरी के बच्चे में चोंच मार मार कर उसको खाने का प्रयास कर रहे थे। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, यानी वो तो इतना छोटा जीव था, इतना नाजुक था कि दोनों कौवे के, काकद्वय मतलब दो कौवे कि दो चोंचों के घाव भी उसके लिए बहुत अधिक थे। अतः वह निश्चेष्ट सा बेहोशी की हालत में बिना होशों के उस गमले से चिपटा हुआ पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। यानी कि जब लेखिका ने और बाकी लोगों ने उस गिलहरी के बच्चे को इस अवस्था में देखा तो सबको यही उम्मीद थी या सबको यही लगा कि अब उसे बचाना मुश्किल है, अब वह बच नहीं सकता, इसलिए इसे ऐसी ही हालत में छोड़ दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे मुंह से लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। यानी कि उस गिलहरी के बच्चे की हालत इतनी नाजुक थी कि रुई की बत्ती से दूध की बूंदें टपकाने पर भी वह अपने मुंह में उन बूंदों को नहीं ले सका। वह तो बिल्कुल निश्चेष्ट था। लेखिका ने उसकी मरहम पट्टी भी की। अपने करुण हृदय के कारण वह उसे उठाकर ले भी आई, किंतु फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। उपचार यानी कि इलाज करना। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। यानी तीसरे दिन तो वह इतना स्वस्थ हो गया, लेखिका का प्यार दुलार पाकर, उसका उपचार पाकर, कि वो अपनी आंखों से इधर उधर देखने भी लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जब वह 3-4 महीने का हो गया तो स्निग्ध यानी उसके कोमल जो गिलहरी के बच्चे के रोए थे, झब्बेदार पूंछ थी और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, सबको हैरान करने लगी, क्योंकि उसका शारीरिक रूप बहुत ही सुंदर था। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, यानी कि गिलहरी से उसे एक नाम देकर व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे एक विशेष उपाधि दे दी। यहाँ जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या तात्पर्य है कि लेखिका ने गिलहरी नामक जीव को एक अलग से नाम देकर व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित कर दिया, यानी एक अलग से एक विशेष उपाधि से विभूषित कर दिया। और वह नाम क्या था कि इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। तो गिल्लू कौन है? उस गिलहरी के बच्चे का नाम ही गिल्लू रखा गया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। तो लेखिका ने गिल्लू के रहने का स्थान क्या बना दिया? फूल रखने की टोकरी को खिड़की से ऊपर लटका दिया और उसमें रुई बिछा दी। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम
तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। यानी गिल्लू लेखिका का ध्यान चाहता था और लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करता था, वह पर्दे पर बार बार चढ़ता उतरता और तब तक इसी क्रम को दोहराता रहता जब तक लेखिका स्वयं उठकर उसे पकड़ ना ले। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। तो लेखिका भी तो कम नहीं थी, वे भी गिल्लू के साथ शैतानी करती थी। तो वे कभी कभी क्या करती, गिल्लू को एक लिफाफे में बंद कर देती और गिल्लू का जो मुंह था और आगे वाले दोनों पंजे वो लिफाफे के बाहर रहते और इसी स्थिति में लेखिका उस लिफाफे को अपने मेज पर खड़ा कर देती और गिल्लू उस लिफाफे में खड़े खड़े ही, उस लिफाफे में बंद रहकर ही लेखिका के द्वारा किए गए सभी कार्यकलापों को, लेखिका के सभी कामों को देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। तो जैसे ही उसको बिस्कुट और काजू मिलते, अपने आगे वाले पंजों से धीरे धीरे कुतर कुतर कर वह खाने लगता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। यानी कि गिल्लू के जीवन की पहली बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है, चारों ओर का वातावरण सुगंधित होता है क्योंकि पेड़ पौधे फूलों से लद जाते हैं। तो ऐसे वातावरण में पशु पक्षी भी विभिन्न कार्यकलाप करते हैं। तो यहाँ भी महादेवी वर्मा के खिड़की के पास जो और गिलहरियां थी, गिल्लू के अतिरिक्त जो और गिलहरियां थी, वे चिक चिक करती रहती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब गिल्लू भी उस खिड़की के पास आके बैठ जाता। गिल्लू खिड़की के अंदर की साइड होता और बाकी गिलहरियां खिड़की के बाहर की ओर, और वे आपस में चिक चिक करते रहते। तब लेखिका को एक बार क्या लगा कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, अतः मुझे गिल्लू को भी आजाद कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। यानी कि लेखिका ने गिल्लू के बाहर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता बनाया उस खिड़की में से, और गिल्लू जैसे ही बाहर गया तो लेखिका को लगा कि वह तो बहुत खुश दिखाई दिया। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। लेखिका के घर में सभी प्रकार के जीव जंतु थे, तो कुछ जीव जंतु प्राकृतिक रूप से ही एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो यहाँ भी लेखिका के सामने समस्या थी कि वह गिल्लू की रक्षा घर में पल रहे कुत्ते बिल्लियों से कैसे करे। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। यानी कि जैसे ही लेखिका कॉलेज जाती, गिल्लू खिड़की के रास्ते, उस जाली के रास्ते से बाहर की गिलहरियों के साथ खेलने चला जाता, और जैसे ही लेखिका लौटकर आती उसी समय वह भी खिड़की के रास्ते से कमरे में लौट आता, और कमरा खुलते ही लेखिका के सिर से पैर तक, पैर से सिर तक बार बार चक्कर लगाता रहता। और यह क्रम तो डेली का हो चुका था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। क्यों? क्योंकि 4 बजे उसे पता था कि उनकी प्रिय लेखिका महादेवी वर्मा लौटने वाली हैं।
मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। यानी कि गिल्लू हमेशा लेखिका को चौंकाने के नए नए उपाय सोचता रहता था। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। वही सोन जूही का पौधा जिसको देखकर यहाँ लेखिका को गिल्लू का स्मरण हो आया था। मेरे पास बहुत सी पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। यानी लेखिका ने बहुत से पशु पक्षियों को पाला। लेखिका का उनके साथ और उन पशु पक्षियों का लेखिका के साथ एक विशेष प्रकार का लगाव भी रहा, किंतु कभी भी किसी ने भी लेखिका के ऊपर अपना इतना अधिकार नहीं जताया कि वे आए और लेखिका की थाली में बैठकर खाना शुरू कर दे। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही प्रकार की बात थी। गिल्लू इनमें अपवाद था, यानी इन सबसे भिन्न था। मैं जैसे खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। और काजू उसका प्रिय खाद्य था, खाद्य यानी कि भोजन। और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी प्रिय चीज ना मिलने पर नाराजगी जताता है, इसी प्रकार से यहाँ गिल्लू भी अपनी नाराजगी जताता था। जब उसे उसका प्रिय खाद्य काजू नहीं मिलता तो वो क्या करता, अपने जो भी उसको खाने के लिए मिलता उसको या तो नीचे फेंक देता या फिर उसको लेता ही नहीं था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। यानी कि यहाँ गिल्लू को काजू से भी ज्यादा अधिक प्रिय कौन था? काजू से भी अधिक प्रिय थी उसको लेखिका, जिन्होंने उसको जीवन दान दिया था। तो यहाँ जब उसे लेखिका नहीं मिली, लेखिका जब अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल में भर्ती थी, तो गिल्लू ने अपना प्रिय खाद्य काजू भी नहीं खाया। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका अर्थात सेविका, जैसे एक सेविका हमारी अस्वस्थता में सेवा करती है, उसी प्रकार से लेखिका की अस्वस्थता में उसकी सेवा किसने की? गिल्लू ने। गिल्लू अपने नन्हे नन्हे पंजों से हौले हौले लेखिका के सिर को सहलाता रहता, बालों को सहलाता रहता। और जैसे ही गिल्लू वहां से हटता तो लेखिका को कैसा अनुभव होता, जैसे कि उनकी सेविका वहां से हट गई हो। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। सर्वथा नया यानी बिल्कुल नया। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहता। यानी कि गिल्लू को लेखिका के आसपास रहना ही पसंद था। लेखिका जब गर्मियों में बाहर काम करती तो भी उसको लगता कि मैं लेखिका के आसपास ही रहूं दोपहर के समय भी। और वो बाहर खेलने भी नहीं जाता था, ना ही अंदर झूले में जाता, वो तो लेखिका के आसपास रहना चाहता था। और इसलिए उसने समस्या का क्या हल निकाल दिया कि गर्मी से बचने के लिए लेखिका के समीप रखी सुराही के ऊपर ही वह लेट जाता। सुराही यानी मटके का ही एक रूप होता है जिसकी गर्दन थोड़ी लंबी होती है। तो बाहर वह ठंडक होती है वहां पर सुराही के बाहर, तो जो गिल्लू था वह भी उस सुराही पर लेटकर ही अपने शरीर को ठंडक पहुंचाता रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि
2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मरणासन स्थिति अर्थात मरने जैसी स्थिति। तो यह तो हमें याद ही है कि लेखिका को गिल्लू किस हालत में मिला था। उस समय गिल्लू की बिल्कुल मरणासन स्थिति थी और उस समय भी गिल्लू ने बहुत ही अपने पन से लेखिका की उंगली को पकड़ लिया था। आज भी जब वह मृत्यु के इतने निकट है तो भी उसने अपने ठंडे ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली को पकड़ा हुआ है। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया अर्थात लेखिका ने गिल्लू के ठंडे पंजों को उष्णता गर्मी देने के लिए हीटर जलाया। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया अर्थात प्रभात की पहली किरण के साथ ही गिल्लू का प्राणांत हो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है अर्थात समय अपनी गति से चलता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है अर्थात सोन जूही की जो वह बेल थी जहाँ पर गिल्लू लेखिका के साथ लुका छिपी का खेल खेलता था उसी के नीचे ही गिल्लू को दबा दिया गया, उसकी समाधि बना दी गई। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब अर्थात पीत आभा वाला पीले रंग वाला छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है अर्थात लेखिका को कहीं ना कहीं विश्वास है कि गिल्लू सोन जूही के इन्हीं पीले रंग के फूलों में से किसी ना किसी फूल में ही होगा और वह अभी आकर लेखिका को चौंका देगा। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप यह पाठ भली भांति समझेंगे। धन्यवाद।